हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रिसेंटली आई शेयर्ड अ वीडियो जहां हमने डिस्कस किए थे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम अकाउंटेंसी एंड अ लॉट ऑफ यू फाउंड दैट वीडियो वेरी हेल्पफुल। और आप कह रहे थे कि मैं सिमिलर वीडियोस लेकर आऊं ऑल्सो फॉर बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। सो योर विश इज माई कमांड। हियर आई एम विद द टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन बिजनेस स्टडीज। नाउ वैसे भी एमसीक्यूज बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आपके लिए। 20 मार्क्स इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, 20 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यूज ही हैं। साथ ही आपके सीयूईटी प्रेपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। सो इट इज वेरी क्रूशियल कि हम एमसीक्यूज को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put the principles into practice. Here they are talking about obviously the principles of management. Which aspect of the nature of management? Whenever they talk about nature of management, this has to be one of the मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो कह रहे हैं एक सक्सेसफुल मैनेजर और एक नॉट सो सक्सेसफुल मैनेजर में डिफरेंस ये है कि वो इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को किस तरह से अपने तरीके से यूज करता है। सो दिस इज डेफिनेटली मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसमें हम पढ़ते हैं कि मैनेजर्स अपने पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल मैनर में इन प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। तो आप अपने तरीके से इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, यानी मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ये एक कला है। हर किसी का कला को यूज करने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो अलग होता है। Alright, then Dash provides a rational approach for setting objectives and developing appropriate courses of action for achieving predetermined objectives. किसकी बात हो रही है? Directing, staffing, planning, controlling. I think ये कहना easy है। Here they are talking about planning. क्योंकि प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, देन वी आइडेंटिफाई डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, फिर उन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस में से हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस लाइन इज एग्जैक्टली रिटन इन योर एनसीईआरटी। अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लानिंग चैप्टर खोलिए एंड यू विल फाइंड दिस स्टेटमेंट हियर। कॉन्सेप्ट जहां गिवन है वहां पे आपको नीचे नीचे ये लाइन लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, मार्क कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ डैश that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target marketing. So marketing mix is the set of marketing tools. और marketing mix के लिए हम एक और word use करते हैं, combination of variables. Combination of variables भी इसके लिए use होता है। Basically it refers to the 4 P's. 4 P's of the marketing mix, which is product, price, place, promotion. So ये definition है marketing mix की, set of marketing tools. Then which level of management is responsible for the welfare and survival of the organization? Very easy to say, top level of management, जैसे chairman, president, vice president, CEO. ये जो लोग हैं, इस पोजीशन पे जो लोग हैं, they are responsible for the welfare and survival of the organization. The next one, name the principle of management given by Fowle, which when applied would mean that the workers and management both honor their commitments without any prejudice towards one another. तो फ्योल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स, वो मैंने बहुत डिटेल में विद कीवर्ड्स डिस्कस किए हैं। I'll put the link of that video in the description. आप वहां से जरूर कवर करना अगर आपको कीवर्ड समझने हैं हर एक प्रिंसिपल के। This has to be discipline, ऑनरिंग कमिटमेंट्स। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट ने एक अग्रीमेंट किया है कि अभी कंपनी लॉसेस में चल रही है तो वर्कर्स ओवर टाइम करें, एक्स्ट्रा काम करें, और जब कंपनी लॉसेस से बाहर निकल जाएगी तो वो वर्कर्स को फिर उसके लिए कॉम्पनसेट करेगी। हियर डिसिप्लिन व्हेन अप्लाइड वुड मीन बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स, यानी दोनों अपनी बात को पूरा करें, फॉलो करें। इसमें एक और है डिसिप्लिन में, फॉर डिसिप्लिन टू अप्लाई वी नीड JCG, दैट इज जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। ये भी कीवर्ड्स है।
A brand or part of the brand that is given legal protection is called trademark. तो जब ब्रांड मार्क को हम लीगली रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है, राइट? इंपॉर्टेंट. देन मूविंग ऑन, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. इट इज मल्टी डायमेंशनल. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एक बार रिवाइज भी कर लो माइंड में. PMGGCID हमने इसका निमोनिक बनाया है. परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूअस इंटेंजिबल फोर्स और डायनेमिक फंक्शन. तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है मल्टी डायमेंशनल, उसमें ये कौन सी डायमेंशन है? Which specifies that the task of management is to make the strengths of the human resources effective and their weaknesses irrelevant towards achieving the organization's objectives. तो मल्टी डायमेंशनल में हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. और उसमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम ये पढ़ते हैं कि हर एक पर्सन की स्ट्रेंथ को हम और निखार के लेकर आए और उनकी जो भी वीकनेसेस हैं उनको इररेलेवेंट बनाए. ये भी मैनेजमेंट का एक काम है. ऑल्सो इसमें हम पढ़ते हैं मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशंस. That is managing employees as individuals who have different expectations, background, experiences, and managing these individuals as a group of people. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Dash involves a variety of programs designed to promote and protect a company's image and its individual products in the eyes of the public. बहुत ही ज्यादा सिंपल है. मैं रिपीटेडली आपको कीवर्ड्स में बताती हूँ कि जब कंपनी की इमेज की बात हो रही है तो दे आर टॉकिंग अबाउट विच प्रमोशनल टूल? पब्लिक रिलेशंस. ठीक है, पब्लिक रिलेशंस. चलो आगे देखते हैं. विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर. Will you suggest for a firm which has diversified activities and operations require a high degree of specialization? This is a very important statement और ये मैं बहुत आपको मार्क करवाती हूँ, इंपॉर्टेंट है. ये सूटेबिलिटी में लिखी है अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे बच्चों को डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज देखकर लगता है कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होंगे और अगर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं तो आंसर होगा डिविजनल स्ट्रक्चर. बट दिस इज नॉट व्हाट दे आर रेफरिंग टू. ये एक की स्टेटमेंट है, की लाइन है फॉर फंक्शनल स्ट्रक्चर. डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज का यहाँ पे मतलब है कि अलग अलग तरह के काम है. जैसे मार्केटिंग का काम अलग है, फाइनेंस का काम अलग है, प्रोडक्शन का काम अलग है, ह्यूमन रिसोर्स का काम अलग है. यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की यहाँ पर जरूरत है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप मार्क करेंगे अपनी बुक में. Then changes or events cannot be eliminated, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. तो ये कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मैं हमेशा मार्क करवाती हूँ कीवर्ड्स में भी. आई होप आपने कीवर्ड से रिलेटेड प्लेलिस्ट से सभी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. इफ नॉट तो आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ द होल प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन. आप वो वीडियोस देखें एंड आई एम श्योर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज एज वेल एज द केस स्टडीज. तो दिस इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. देखो चेंजेस तो होंगे ही, हम उनको रोक नहीं सकते, बट यस हम उनको पहले से थोड़ा एंटिसिपेट कर सकते हैं अगर हम अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं और खुद को चेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रख सकते हैं. सो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. ओके, आगे देखते हैं. ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट्स इज द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. विच फंक्शन आर दे टॉकिंग अबाउट? तो ये बात हो रही है डिपार्टमेंटलाइजेशन की, और डिपार्टमेंटलाइजेशन इज वन ऑफ द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट? और क्या होते हैं स्टेप्स? पहला स्टेप जैसे होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, कि पहले आप काम को आइडेंटिफाई करो एंड देन द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज. फिर हम कहते हैं कि once the activities have been divided into small and manageable activities, then those activities which are similar in nature are grouped together. This grouping process is called departmentalization and this is under organizing.
चलिए, द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, इससे हम क्या सजेस्ट करते हैं? प्लानिंग प्रिसीड्स अदर फंक्शंस? एक्चुअली यस, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये पहले है और उसके बाद बाकी सारे फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, and controlling is not the last function of management, it brings the cycle back to the planning function. तो ये बात हो रही है यहाँ पर. प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, ये तो है अंडर. प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन. ये है प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. Planning is required at all levels of management as well as in all departments of the organization. This is planning is all pervasive. ठीक है, चलो. A major decision area under one of the functions of marketing. Functions of marketing मैंने आपको करवाए हुए हैं, इसका हमने बहुत अच्छा सा निमोनिक बनाया है. गुड मॉर्निंग, कॉफी पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, BST पढ़ो और सो जाओ. तो one of the functions of management कि यहां पर बात हो रही है, दिस इज द डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग इंटरमीडियरीज टू बी यूज्ड. दिस हैज टू बी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो डिसीजंस लेते हैं. वन इज अबाउट द इंटरमीडियरीज, यानी क्या हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, और सेकेंड इज अबाउट द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड टू द प्लेस वेयर दे आर फाइनली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स. So here they are talking about physical distribution. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहां वो पूछ रहे हैं which component of the business environment is being referred here. तो elements of business environment या components of business environment, यानी slept में से कोई आंसर होगा. social, legal, economic, political, technological. The nature of the relationship of our country with foreign countries is a major element of which of the following components of the business environment. This has to be political environment. हमारी कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, कॉर्डियल है, नॉट सो कॉर्डियल है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है. आपकी बुक में भी जो कंपोनेंट्स गिवन है अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वहां पे भी ये लिखा है. देयर इज ऑल्सो अ टर्म जो आजकल हम बहुत यूज करते हैं, जियो पॉलिटिक्स, जो इसी के बारे में बात करती है कि हमारी कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप है वो पॉलिटिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. जैसे हम कहते हैं कि मोदी जी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, कंट्रीज के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बनाने के लिए, उनके साथ अग्रीमेंट्स और डील्स साइन करने के लिए, right? Then which of the following statements is incorrect? Marketing is a social process, ये तो correct statement है, फिलिप कोटलर ने भी कहा है. Focus of the marketing activities is on customer needs, ये तो हमें पता है. customer satisfaction बहुत important point होता है under marketing. Marketing is merely a post production activity, this is incorrect statement, यानी this is the correct answer, क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ एक पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती, प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी भी होती है. मतलब प्रोडक्शन से पहले ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है. जैसे हम मार्केट का सर्वे करते हैं, हम देखते हैं कि कस्टमर्स को किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए. वी ट्राई टू आइडेंटिफाई अ नीड एंड देन वी ट्राई टू फिल इट, gathering and analyzing market information. So this is not just a post production activity. वैसे अगर हम नेक्स्ट भी पढ़े, मार्केटिंग मिक्स इज अ वाइडर टर्म दैन प्रोडक्ट मिक्स, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स में 4 P's आते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन. तो मार्केटिंग मिक्स इज अ ब्रॉडर टर्म और प्रोडक्ट मिक्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. ओके देन, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद डैश एंड डैश. रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं, ये टर्म्स आपके ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है. डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, ये भी ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड है. स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यस डेफिनेटली. जैसे हम कहते भी हैं प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, हम माइंड में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं. हियर वी कैन बी वेरी क्रिएटिव, वी कैन बी इनोवेटिव. I would also like to show you कि ये लाइन आपकी बुक में NCERT में लिखी है. Please open your book and mark it right away. Under the concept of planning, एक बार मैं read भी करती हूँ. Planning is deciding in advance what to do and how to do. It is one of the basic managerial functions. Before doing something, the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. ठीक है,
सो जहां जहां भी आपको बुक में मार्क करना है, प्लीज मेक श्योर टू डू इट. Dash is an important function of marketing which is important not only for the protection of the product but also serves as a promotional tool. तो function of marketing जहां पे भी आता है, think about गुड मॉर्निंग, कॉफी पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, BST पढ़ो, सो जाओ. तो यहाँ पे कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट भी इंश्योर करता है और एक प्रमोशनल टूल भी है? दिस हैज टू बी पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है कि वो स्पॉइल ना हो जाए, लीक ना हो जाए. और ये प्रमोशनल टूल भी है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है वो अपने आप उसकी एक प्रमोशन भी है. तभी सेल्फ सर्विस आउटलेट्स के जमाने में पैकेजिंग को बहुत इंपॉर्टेंस हम देते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो सर्व्स एज अ साइलेंट सेल्समैन, राइट? सो पैकेजिंग इज द आंसर. Then, as part of the regulations to be followed by advertisers, the advertisement for a new brand of baby food for infants provides important information for potential buyers that it is not recommended for infants under the age of 4 months. Which dimension of business environment? Again, dimension अगर पूछ रहे हैं तो इसमें से कुछ होगा आंसर. And this has to be legal. इस तरह का एग्जाम्पल आपकी NCERT में भी गिवन है. It is a rule or a regulation that companies have to follow. इसी में एक और एग्जाम्पल गिवन है, जैसे पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स को लिखना है that smoking cigarette is injurious to health, right? So this is a legal requirement, so legal environment. The principle of management given by FUEL, which aims at preventing overlapping of activities, has to be unity of direction. जब हम unity of command और unity of direction के बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं, तो unity of command में हम पढ़ते हैं it prevents dual subordination, and unity of direction में हम पढ़ते हैं it prevents overlapping of activities. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट यूनिट्स हैं, हर यूनिट के अपने रिसोर्सेज हैं, अपने प्लान्स हैं, अपने इंचार्ज हैं, बट दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, बट ऑन नो अकाउंट शुड द वर्किंग ऑफ टू ओवरलैप. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मेक श्योर करता है कि सभी यूनिट्स अपना अपना काम करें, एक दूसरे के काम में कोई ओवरलैपिंग ना हो. Then, Dash ensures that a subordinate performs tasks on behalf of the manager, thereby reducing the workload and providing him with more time to concentrate on important matters. This has to be delegation, ये इसका key line होती है. Also, let me tell you, अगर आपको delegation और decentralization में प्रॉब्लम होती है कि केस स्टडीज में या एमसीक्यूज में कैसे पहचाने, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो अपलोड किया हुआ है. मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. वहां मैंने आपके साथ 10 टिप्स शेयर किए हैं और वो देखने के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. यहाँ पर द आंसर इज डेलीगेशन, क्योंकि एक पर्सन सारे काम खुद नहीं कर सकता. डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी एक्ट, क्योंकि एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, उससे अपना वर्कलोड शेयर करना होगा. तो रूटीन का काम आप अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दें सो दैट यू हैव मोर टाइम टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट मैटर्स. दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. चलिए आगे देखते हैं. डैश इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज एटसेट्रा. दिस हैज टू बी ग्रेडिंग, जो हम मार्केटिंग चैप्टर में पढ़ते हैं. जैसे like this is very common in agricultural products. आप जाते हो एप्पल्स बाय करने, तो वो वेंडर जो है वो कह रहे हैं ये जो है 100 रुपीज पर केजी है, ये 120 रुपीज पर केजी है, ये 150 रुपीज पर केजी है. सो दैट इज ग्रेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. All right, then the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. This is the definition of business environment. ये तो definition ही है. वो सारी चीजें जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, जो उसके आउटसाइड है, बट जिससे फर्क पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस पे. तभी हम फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ते भी हैं टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट? सो दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट.
Then name the concept that refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior and determines the number of levels of management in the organization. This has to be span of management और हम ये organizing chapter में पढ़ते हैं. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब एक जो मैनेजर है वो अपने नीचे कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, हम उससे पूछ रहे हैं व्हाट इज योर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब तुम कितने लोगों को मैनेज कर सकते हो. सपोज ही सेज कि 5 सबऑर्डिनेट्स को मैं एक टाइम पे ठीक से मैनेज कर सकता हूं. नाउ इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज 50 एम्प्लॉइज जिन्हें हमें मैनेज करना है, तो हमें इस तरह के कितने मैनेजर्स रिक्वायर्ड होंगे जिनका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 5 है. तो इस तरह के हमें 10 मैनेजर्स रिक्वायर्ड होंगे. ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास जो मैनेजर है वो कहता है कि मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 10 है, मतलब मैं 10 सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता हूं, and suppose we have 50 employees to be managed, तो इस केस में मुझे कितने मैनेजर्स चाहिए? इस केस में मुझे 5 मैनेजर्स चाहिए. यानी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कितने मैनेजर्स हमें रखने होंगे, कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होंगे इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो आप ये वाली जो टर्म है ये पढ़कर जाएंगे. चलो आगे देखते हैं. टेलर बिलीव्ड that there was only one best method to maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis. Identify the principle of scientific management being discussed above. This is very simple. वैसे principles of scientific management 4 है: science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not individualism, and development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में हम पढ़ते हैं कि काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है और वो बेस्ट तरीका आप स्टडी करके एनालिसिस करके डेवलप कर सकते हो. एंड दैट बेस्ट मेथड वंस डेवलप्ड शुड रिप्लेस the indigenous rules of thumb throughout the organization. Basically, तुक्के मत यूज करो, साइंटिफिक तरीका यूज करो. Right? So this is the key statement for science not rule of thumb. Alright, आगे देखते हैं. यहां पर हमें क्या बताना है? The factor constituting the business environment, social, economic, technological, political, वही dimensions में से बताना है. Let us see. India has launched its most advanced geo-imaging satellite, which will allow better monitoring of the subcontinent, including its borders with neighboring countries, by imaging the country 4 to 5 times a day. The satellite is capable of near real-time monitoring of floods and cyclones also. Very simple. This has to be technological environment because they're talking about a satellite. So this is advanced टेक्नोलॉजी. तो बहुत सिंपल है ये बता पाना कि इसका आंसर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. नाउ दिस क्वेश्चन आई आल्सो आस्क्ड ऑन द कम्युनिटी. लेट मी रिमाइंड यू, अगर आप हमारे कम्युनिटी क्वेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग आउट ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. रेगुलरली मैं कम्युनिटी पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ, वहां पे जरूर आप आंसर करें. So I asked this question on the community. बच्चों ने सही आंसर दिया, बट कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे. So एक बार सुने. Which step in the process of planning will precede the step in which the manager is required to make certain assumptions about the future, which are the base material upon which plans are drawn up. So whenever we talk about कि हमें assumptions लेनी है, we have to make some conjecture about the future, और ये जो assumptions हैं they will serve as the base material upon which plans are drawn up. तो यहाँ पे बात हो रही है developing premises वाले point के बारे में, जो कि आपका second step होता है in the process of planning, और ये important है. But this is not what they are asking. वो पूछ रहे हैं कि ये जो step है इससे पहला स्टेप कौन सा है? इससे पहला स्टेप कौन सा है? तो दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इसके बाद आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस. तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहे, बट इससे पहले कौन सा स्टेप आता है वो पूछ रहे हैं.
तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम आंसर हमें डेवलपिंग प्रेमिसेस लग रहा है बट ये ऑप्शन में नहीं गिवन, बट दिस इज नॉट व्हाट दे आर आस्किंग, राइट। वो पूछ रहे हैं कि इससे पहला कौन सा है, विच स्टेप प्रिसीड्स दिस स्टेप। चलिए आगे देखते हैं। Availability and affordability of the product were considered to be the key to the success of a firm. Identify the concept of marketing management. तो marketing management philosophies बहुत important है. We have production concept, product concept, selling concept, marketing concept, societal marketing concept. तो सबसे पहले हमारी जो सोच थी in the early years of industrial revolution, हमारी सोच थी production concept, जिसमें हम कहते थे कि बहुत सारा प्रोडक्ट बना के रख लो, जिससे क्या होगा, आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा, और अपने प्रोडक्ट को जगह जगह अवेलेबल करवा दो। बस इन दो कामों पे ध्यान दो एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। तो प्रोडक्ट को जगह जगह अवेलेबल करवा दो और बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाओगे तो वैसे ही एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी होगा लोगों के लिए। बस यही इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। ऑफ कोर्स आज के टाइम में फिलॉसफी चेंज हो गई है, दिस इज नॉट द ओनली थिंग जिस पे हमें फोकस करना है, बट अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये कीवर्ड्स हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के। ओके, यहां पर क्या पूछ रहे हैं, विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड, लेफ्ट में से कोई होगा। लेट अस लुक एट दिस। अच्छा, जो ऑप्शंस गिवन है उसमें आपको ये तो फीचर है एंड दिस इज ऑल्सो अ फीचर, बट उन्होंने फीचर नहीं पूछा है, बट फिर भी हम एक बार पढ़ते हैं। एमिंग टू रिवाइव जम्मू एंड कश्मीर्स अट्रैक्शन एज अ टॉप लोकेशन for film shooting, the J&K Film Policy 2021 offers a host of incentives to the filmmakers, such as subsidies and low long-term interest rates for films with patriotic and certain other themes shot in J&K, for giving work opportunities to local artists, etc. This will have an impact on business enterprises in the state, so which dimension of business environment is being talked about? Definitely economic environment, because they are talking about subsidies, they are talking about low interest rates, और इससे opportunities भी बढ़ेंगी। तो ये तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, बहुत सिंपल है यहां पर पहचानना। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर वो आपसे पूछ रहे हैं, विच इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज द बिजनेस सीक टू फुलफिल। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तीन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंडर तीन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो उसमें से कुछ होगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास तीन हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। लेट अस सी। The topper group is looking to make a foray into manufacturing of semiconductors, and it has set up a business to seize the business opportunity and add to its prospects in the long run. This is the key line for growth. कि हम grow करना चाहते हैं in the long run. We want to add more products. We want to increase the capital investment. हम नई branches खोलना चाहते हैं। The company has already pivoted into a number of new projects like electronics, 5G network equipment, as well as semiconductors. So this has to be growth. This is the key line जिससे हमने पहचाना है, adding to the prospects in the long run. चलिए moving on then. यहां पर वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? Product cost sets the lower limits of the price. The utility provided by the product and the intensity of demand of the buyer sets the upper limit. So in case of inelastic demand, total revenue dash when price increases. Okay, let me explain this to you. Factors affecting the price of a product, जो बहुत important है marketing chapter में, उसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारे product की cost है, that is the minimum price जो हम charge करने के बारे में सोचेंगे. It sets the lower limit. एंड हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड है मार्केट में और हमारा प्रोडक्ट लोगों को कितनी यूटिलिटी देता है, दैट सेट्स द मैक्सिमम प्राइस जितना हम चार्ज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। समवेयर इन बिटवीन हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करेंगे।
पहली लाइन का मीनिंग ये है। अब वो कह रहे हैं अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी इनइलास्टिक डिमांड है, इनइलास्टिक डिमांड का तो मतलब यही है ना कि प्राइस चेंज अगर होता भी है तो भी डिमांड चेंज नहीं हो रही। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेट्स से पहले प्राइस था 5 रुपीज पर यूनिट और लोग जो खरीद रहे थे यूनिट्स दैट वाज लेट्स से 10 यूनिट्स। तो जो प्रोड्यूसर्स थे उनका रेवेन्यू कितना हो रहा था? 50 रुपीज। अब अगर प्राइस बढ़ जाए, लेट्स से ये 7 हो जाए, बट क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है इसलिए डिमांड चेंज नहीं हो रही, तो अब जो रेवेन्यू प्रोड्यूसर्स अर्न कर पाएंगे वो हो जाएगा 70। यानी टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा अगर प्राइस बढ़ेगा और अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी उनकी डिमांड कम नहीं होती। जैसे बहुत महंगे प्रोडक्ट्स जो स्टेटस सिंबल होते हैं, जैसे आईफोन, प्राइस ज्यादा भी होता है तो भी डिमांड उसकी कम नहीं होती। ऑलराइट, आगे देखते हैं। A manager in a conscious manner has to ensure that even where members of a department willingly cooperate, coordination gives a direction to that willing spirit. Which characteristic of coordination is being talked about? Coordination के जो features है उसका हमने mnemonic बनाया Cupid. It is a continuous process. It ensures unity of action, pervasive responsibility of all managers, integrates group efforts और deliberate process. तो ये जो वर्ड है ना, conscious manner, this is very important. This is the key word for coordination is a deliberate function. Coordination यानी synchronization, तालमेल, ये मैनेजर को लाना पड़ेगा कॉन्शियसली, अपने आप नहीं आ जाएगी कोऑर्डिनेशन, स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये डेलिब्रेट है, वी हैव टू प्लान इट। तो इसका जो कीवर्ड है दैट इज कॉन्शियस मैनर। आई होप दिस इज क्लियर। देन फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जवाबदेही, आंसरेबिलिटी हम डेलीगेट नहीं कर सकते, हम किसी और को नहीं दे सकते अपनी जवाबदेही। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरह से हम डेलीगेट नहीं कर सकते। तो इनफैक्ट both the statements are incorrect. Both the statements are incorrect. चलिए यहां पर वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? The principle of management given by Fiol which is being violated by Ramakant is. Let us look at the question. The CEO of Radhe Cycles Private Limited, Mr. Kumar, wants to get maximum output from the employees at a competitive cost. On the other hand, Ramakant, an employee of the company, wants to get maximum salary while working the least. Now, similar example is given in your NCERT. इसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे जो मैनेजमेंट है कंपनी की, वो चाहती है कि हम एम्प्लॉयज को कम से कम पैसे दें और उनसे ज्यादा काम निकलवा लें। ये ठीक बात नहीं है। और एम्प्लॉयज भी ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सैलरी ले लें और काम कम से कम हमें करना पड़े, ये भी ठीक बात नहीं है। यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहे। सो द प्रिंसिपल विच इज बीइंग वायोलेटेड हियर इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, विच इज कि आपको पहले सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, अपने बारे में बाद में सोचना है। बट आप अपने बारे में पहले सोच रहे हो, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहे। सो द प्रिंसिपल विच इज बीइंग वायोलेटेड हियर इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहां देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन CUET में भी बहुत पॉपुलर है और CBSE में भी आते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है उसमें 4 स्टेप्स हैं: आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, assignment of duties and establishing reporting relationships. So C, B, A, D. C, B, A, D. This is the right answer.
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स फॉर मेन, has an objective to increase production by 10%, but the sales department does not approve of the increase in production till changes are brought about in the product to incorporate latest fashion. These kinds of conflicts bring to light the following importance of the force that can help to accomplish the linking of activities of various departments. तो यहाँ पे जिस फोर्स की बात हो रही है दैट इज कोऑर्डिनेशन, बट वो कोऑर्डिनेशन नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं इस फोर्स की कोई इंपॉर्टेंस जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स जो डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को लिंक कर सकती है, बट कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस हमें बतानी है। वी हैव 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन गिवन इन आवर बुक: growth in size, functional differentiation और specialization. Now डिपार्टमेंट्स के बीच में लड़ाई हो रही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे 10% से, बट सेल्स डिपार्टमेंट कह रहे हैं नहीं, जब तक तुम प्रोडक्ट को चेंज नहीं करते, उसे लेटेस्ट फैशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाते, तब तक तुम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे, बिकॉज फिर हम सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। कोऑर्डिनेशन इज द सॉल्यूशन। और कोऑर्डिनेशन की कौन सी इंपॉर्टेंस? फंक्शनल डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसी पॉइंट में हम ये पढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट देन, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन गेस वर्क। द फीचर ऑफ प्लानिंग बीइंग रेफर्ड टू हियर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। इट इज नॉट अ गेस वर्क, इट इज नॉट विशफुल थिंकिंग कि काश हमारी सेल्स 20% से बढ़ जाए। दिस इज नॉट विशफुल थिंकिंग। इसमें आप लॉजिकली सोचते हो, सिस्टमैटिक थिंकिंग यूज करते हो। सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। चलिए आगे देखते हैं। सिलिको लिमिटेड हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ श्री शक्ति लिमिटेड रंजन बहल एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते उसके क्या बेसिक टास्क होंगे? वाइस प्रेसिडेंट कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर। तो हमें बेसिकली इसमें से टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जो टास्क है वही तो रिकॉग्नाइज करनी है। देखते हैं। To integrate the diverse elements and coordinate the activities of different departments. Yes, ये top level of management का काम होता है। To carry out plans formulated by top managers, ये middle level का काम होता है। To oversee the efforts of the workforce, ये supervisory या operational level का काम होता है। Help to maintain quality of output, ये भी supervisory या operational या low level का काम होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का काम तो ये है, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड ब्रिंग इन कोऑर्डिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी विच इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट एनी एक्टिविटी विच सैटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स but does not pay attention to the ethical and ecological aspects of marketing cannot be justified. Very simple, ये keywords हैं फॉर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आज के समय में जो लेटेस्ट फिलॉसफी हम यूज करते हैं कि ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इंपॉर्टेंट, यू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द कस्टमर, बट अलोंग विद दैट यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द एथिकल एस्पेक्ट्स, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, द एनवायरमेंट, like use environmental friendly methods of production. This is very important. हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसे कहीं लिख लो, मार्क कर लो अपनी बुक में। एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की अगर बात हो रही है, so that has to be societal marketing concept. चलिए यहां पर वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? which characteristic of management, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, हमने निमोनिक बनाया हुआ है PMGGCID। तो देखते हैं। Ravi joined a marketing firm as a sales manager.
On his first day in the company during the orientation program, the CEO of the company told Ravi that he will have to simultaneously perform the functions of management, planning, organizing, staffing, directing, controlling all the time. मतलब ये functions आपको हर वक्त perform करते रहना पड़ेगा. Very simple. Management is a continuous process. ये कभी end नहीं होगा. ऐसा नहीं कि planning की और बस अब आप बैठ गए. नहीं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपको हर समय करते रहना होगा एज अ मैनेजर. सो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. चलिए आगे देखते हैं. अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ which require a practicing doctor or lawyer to possess valid degrees, nowhere in the world is it mandatory for a manager to possess any such professional degree. Identify the characteristic of the profession being discussed above which is not being strictly met by the management. हम पढ़ते हैं management as a profession. अगर आपको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको कुछ एग्जाम्स देने होंगे, आपको एक डिग्री हासिल करनी होगी, तभी आप ये प्रोफेशन परस्यू कर सकते हो. बट मैनेजर बनने के लिए कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई एग्जाम देना है या कोई डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए. तभी हम कहते हैं कि मैनेजमेंट पूरी तरह से एक प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला. अगर आपने अपना बिजनेस शुरू किया, आपने कोई शॉप खोली, वहां पे आप मैनेजर भी बन गए हो. जरूरी नहीं है आपके पास कोई डिग्री है, जरूरी नहीं है कि आपने एमबीए किया हुआ है, राइट? तो कोई भी मैनेजर बन सकता है विदाउट एनी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन. ऑफ कोर्स अगर आपके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, तो दिस इज ऑलवेज डिजायरेबल, अच्छी बात है, बट ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है. सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट पूरी तरह से मैनेजमेंट मीट नहीं करती. तभी हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, राइट? चलो आगे देखते हैं. फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट, व्हिच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज बीइंग हाईलाइटेड. डेफिनेटली प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. एनवायरनमेंट चेंज हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई है और हम अपने वही प्लान्स पुराने बनाए हुए फॉलो कर रहे हैं. इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा. तो कौन सी लिमिटेशन है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. फॉर एग्जाम्पल, आपने 2020 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए प्लान बनाया कि आप अपनी सेल्स 20% से इंक्रीज करेंगे, बट अनएक्सपेक्टेडली कोविड आ गया, पैंडेमिक आ गया और आप अपने टारगेट को उस तरह से अचीव नहीं कर पाए. तो आप अपने प्लान को चेंज करो, अदरवाइज दिस विल लीड टू रिजिडिटी, राइट? चलिए आगे देखते हैं. The technique of scientific management given by Taylor, which aims to establish interchangeability of manufactured parts. I cannot stress this enough कि जो मैंने कीवर्ड से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाए हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर एमसीक्यूज, फॉर द केस स्टडीज. ये सारी बातें वहां पे मैंने डिस्कस की हैं. मेक श्योर टू वॉच द कीवर्ड्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स. आई विल पुट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन. सो जो टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो टेलर ने दी हैं, जो 8 टेक्निक्स हैं, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, उसमें हम कहाँ पे पढ़ते हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, आप पेन्स बनाते हैं, यू मैन्युफैक्चर पेन्स. तो स्टैंडर्डाइजेशन का यहाँ पे मतलब है कि एक पेन का रिफिल दूसरे पेन में फिट हो जाना चाहिए इफ इट्स द सेम काइंड ऑफ पेन दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग. आपकी जो इंक का कलर है वो हर पेन का सेम होना चाहिए. मतलब अगर ब्लू इंक है तो ब्लू इंक सेम यूज्ड होनी चाहिए सभी पेन्स में इफ इट्स द सेम काइंड ऑफ पेन. तो दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन, यूनिफॉर्मिटी. और इससे इंश्योर होता है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स. जैसे मैंने बोला, एक पेन का रिफिल दूसरे पेन में फिट हो जाना चाहिए. वी शुड बी एबल टू इंटरचेंज द पार्ट्स इफ इट इज द सेम काइंड ऑफ पेन. दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. इसके साथ एक और टेक्निक होती है सिंप्लीफिकेशन, बट उसका मीनिंग अलग है. दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन. चलिए आगे देखते हैं.
फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट है एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल है, इसमें कोई आपसे आकर बात नहीं कर रहा डायरेक्टली, पर्सनल फॉर्म नहीं है ये। एडवर्टाइजिंग लैक्स डायरेक्ट फीडबैक, ये भी सही बात है। जैसे पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, कोई आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, साथ ही आप अपना फीडबैक दे देते हो कि आपको ये चीज अच्छी लग रही है प्रोडक्ट में या ये चीज अच्छी नहीं लग रही, या आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। बट एडवर्टाइजिंग जो आप टीवी पर देख रहे हो, जो आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो, क्या उसमें डायरेक्ट फीडबैक आप दे सकते हो? नहीं। तो एडवर्टाइजिंग लैक्स डायरेक्ट फीडबैक, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो वी वुड से दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें डायरेक्ट फीडबैक भी नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं। यहां पर वो आपसे पूछ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं हमारी बुक में, उसमें से हमें बताना है। लेट अस सी। KTX Group is rolling out an initiative to help create wealth for its employees through the implementation of employee stock option. Employee stock option कहाँ पे हम वैसे पढ़ते हैं? मोटिवेशन में, अंडर incentives. Through motivation and leadership, the management will help individuals to develop team spirit, cooperation and commitment to the success of the group. तो कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हाईलाइट हो रही है? लेट मी टेल यू। अभी अपनी बुक खोलो एंड सिमिलर लाइंस आर गिवन इन NCERT अंडर मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉइज के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैनेजमेंट हेल्प करती है पूरा करने में। उन्हें भी एक टीम स्पिरिट फील होती है, उन्हें भी ऐसा फील होता है दैट दे आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप। सो वेरी इंपॉर्टेंट। Then, Taylor proposed 8 specialists from whom each worker will have to take orders from as a part of the technique of functional foremanship specified by him. Those with technical mastery, intelligence and grit may be given dash work. Those with energy and good health may be assigned dash work. Again, keywords वाले videos में मैंने discuss किया that this statement is extremely important and this is as it is given in your NCERT. जो लोग थोड़ा intelligent हैं, technical aspects उन्हें आते हैं, वो कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं? प्लानिंग का काम। और जिन लोगों के पास एनर्जी है, गुड हेल्थ है, वो एग्जीक्यूशन का काम अच्छे से कर सकते हैं। बुक खोलो, मार्क करो, जहां पर आपके फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में लिखा है वहां पर हम ये पढ़ते हैं। Each specialist is to be assigned work according to his or her qualities. For example, those with technical mastery, intelligence and grit may be given planning work. Those with energy and good health may be assigned execution work, right? चलो आगे देखते हैं। A person feeling hungry may get food by offering to give money or some other product or service in return to someone who is willing to accept the same for food. Which important feature of marketing? Features of marketing हमारे पास 4 हैं, and this feature has to be exchange mechanism. In fact, exchange is such an important part of marketing कि इसे हम कहते हैं the essence of marketing. The very core of marketing is exchange. Exchange के बिना marketing नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो seller है वो आपको प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है, गुड या सर्विस दे रहा है, और आप बदले में उसे कोई कंसिडरेशन दे रहे हो। There is always an exchange. So, exchange mechanism, and like I said, this is the essence of marketing. ठीक है? Then, planning is futuristic assertion है. Reason, planning is concerned with the future which is certain. No, future is not certain and does not require forecast. ऐसा थोड़ी होता है. But yes, planning is futuristic. ये features of planning में हम पढ़ते हैं. Planning involves looking ahead, peeping into the future, anticipating it, making forecasts. So assertion is correct, but reason is incorrect. ठीक है? आगे देखते हैं। This one, यहाँ पे वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? Identify the factor constituting the general environment being discussed above.
वही डायमेंशंस में से कोई आंसर होगा. लेट अस सी. मोहम्मद Kanjiwal, a beekeeper since April 2021, is now part of the growing tribe of at least 50 urban dwellers across Maharashtra, raising bees and harvesting honey in their balconies, rooftops, and back gardens. As he had been focused on eating right, the thought of domesticating honeybees to promote healthy consumption habits and seeing honey being cultivated right before his eyes was mesmerizing for him. So बच्चे यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही, कोई यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं हो रही, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी नहीं है. दिस हैज टू बी सोशल एनवायरनमेंट. यहाँ पे बात हो रही है कि लोगों की जो कंजम्पशन हैबिट्स है वो ज्यादा हेल्दी हो रही है, इसलिए वो हनी को खुद ही अपनी आंखों के सामने हार्वेस्ट करना चाहते हैं. लोगों की सोच कैसे से चेंज हो रही है, कंजम्पशन हैबिट्स कैसे चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो रहा है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं. सो दैट इज सोशल एनवायरनमेंट, राइट. देन द नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. अगेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, इसमें से कोई होगा. वी हैव टोटल 14 फंक्शंस. गुड मॉर्निंग, कॉफी पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिजनेस स्टडीज पढ़ो, सो जाओ. चलो देखते हैं. Zolo, a marketer of cars having 40% of the current market share of the country, aims at increasing the market share to 70% in the next few years. For achieving this objective, the manager of the company specified the action program. The action program covering various aspects. This is the keyword which is used under marketing planning कि हम एक पूरा एक्शन प्लान बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए. सो ये भी इसका कीवर्ड है. सो द राइट आंसर इज मार्केटिंग प्लानिंग.